नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम। किसी भी देश के लिए पेंशन सिस्टम क्यों जरूरी है, देश की जनता के लिए पेंशन क्यों जरूरी है। जीवन की जब सांझ होती है तो कहा जाता है कि वो आपके लिए सबसे सुनहरा वक्त होता है, जब आप आराम से अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद जो अपनी जिंदगी है उसको बहुत ही आराम से जीना चाहते हैं। उस वक्त आप नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। उस वक्त आप नहीं चाहते हैं कि फाइनेंशियल लगी किसी के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़े, और इसलिए जो पेंशन सिस्टम है, पेंशन व्यवस्था किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अहम हो जाती है। देश में पेंशन प्राप्त करने की क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, क्या कुछ विकल्प हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्यों है इतना अहम देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और क्यों आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्यों आपको चयन करना चाहिए नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट आपको कब करना चाहिए और कितना फायदा होगा अगर आप जल्दी नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान हैं। PFRDA जो कि रेगुलेटर है पेंशन का, उसके जो चेयरमैन हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी, दिल्ली स्टूडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं डेलॉइट की पार्टनर और टैक्स एक्सपर्ट हैं बहरोज कामदीन। बहरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई से वक्त निकालने के लिए। इस खास प्रोग्राम में हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक्स पे आऊं बंदोपाध्याय जी, ये अभी जो वर्तमान स्थिति है पेंशन सिस्टम की, उसको थोड़ा सा बताएं, देश में किस तरह से चल रही है। उसके बाद मैं नेशनल पेंशन सिस्टम के डिटेल्स पे आता हूँ। अभी जो देश में पेंशन की स्थिति है ये बड़ा स्कैटर्ड काइंड ऑफ है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है, पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो पेंशन के बारे में देख रहे हैं। एक तो PFRDA है ही है जो NPS APY जैसे स्कीम चलाती है। उसके साथ साथ IRDA के पास भी सुपर एन्यूएशन फंड है जो भी पेंशन देते हैं। इसके साथ EPFO है, EPFO के साथ EPS जैसे पेंशन स्कीम जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिक प्रोविडेंट फंड स्कीम्स है जैसे कोल माइनर्स प्रोविडेंट फंड स्कीम या सीमेंस प्रोविडेंट फंड स्कीम। हर स्कीम के साथ एक एक पेंशन बेनिफिट जुड़ा हुआ है। इवन आपको जान के ताज्जुब होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, सेबी के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी कुछ पेंशन स्कीम्स लॉन्च करते हैं और देते हैं। तो लोगों के पास बहुत सारे है मौका, लेकिन लोगों के पास एक जानकारी नहीं है, और ये स्ट्रक्चर एक ढांचा जो बनना चाहिए ये अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी के अंडर अलग अलग सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। तो ये है करंट जो है पेंशन के स्ट्रक्चर। चलिए, तो एक मैं छोटा सा कमेंट ले लेता हूं बहरोज से जो कि मुंबई स्टूडियो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहरोज, अगर हम आपसे समझना चाहें तो भारत जैसे देश के लिए पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारे पास कोई गवर्नमेंट के रिटायरमेंट स्कीम्स नहीं है। इसीलिए हर एक इंसान को अपने खुद से ही सेविंग्स करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब रिटायर होंगे तो हमें इनकम चाहिए। और अभी आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो अभी इंसान ज़्यादा सालों तक जी सकते हैं, हेल्थ इज इम्प्रूविंग। सो इसके लिए इट्स वेरी इसेंशियल कि हम सेविंग करें रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रतिम जी, अगर हम आपसे समझना चाहें, 2004 के बाद में हम लोगों ने नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की, तो क्या फ़र्क पड़ा 2004 से पहले और 2004 के बाद? ये पेंशन की पूरी जो दुनिया है वो किस तरह से बदली है, अगर आप थोड़ा सा समझा पाएँ। 2004 के पहले जो सिस्टम था हमारे यहाँ पेंशन के, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट पेंशन के बारे में बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशन के लिए बात करें, 2004 के पहले जो सिस्टम था उसको हम लोग कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम, DB स्कीम कहते हैं। इसमें कोई एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशन का ज़रूरत नहीं होता था। जब वो रिटायर करते थे तो उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी के एक सर्टेन परसेंटेज 50% जो है उनको पेंशन दिया जाता था, और इसके अगेंस्ट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन जब वाजपेयी जी के गवर्नमेंट आए थे 98-99 में, तब ये उन लोग सोचें काफ़ी गहराई से कि इस तरह का पेंशन स्कीम कितना दिन चल सकता है,
क्योंकि वर्ल्ड ओवर सारे जगह में डीबी पेंशन स्कीम से जो दूसरा पेंशन स्कीम डीसी जिसको हम लोग कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, उसमें सारे लोग अपने आप शिफ्ट हो रहे थे। तो दो कमेटियां बनाई गई थी, एक था भट्टाचार्य कमेटी, एक था ओएसिस कमेटी। इनका रिपोर्ट आया और इन्होंने साफ साफ बताया कि अगर ये पुराना पेंशन स्कीम चलता रहे तो ये फाइनेंशियली वायबल ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर काफ़ी इसका बोझ दबाव आ जाएगा, बढ़ेगा। तो उस हिसाब से एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नया ज्वाइन करेंगे सर्विस में, उनको ये डीसी पेंशन स्कीम यानी कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम दिया जाएगा, जहां गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिटेड है टू द एक्सटेंट कि वो गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो पेंशन स्कीम में। इनिशियली ये था 10% एम्प्लॉय के सैलरी यानी बेसिक और डीए के ऊपर। 1 अप्रैल 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 14% किया है जी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे 7-8 स्टेट गवर्नमेंट इसको 14% वो खुद भी देना चालू किए, जबकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके अगेंस्ट में 10% आता है। ओके। तो इस स्कीम में क्या फ़र्क क्या है कि जितना पैसा एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के टाइम में, उस पैसा से उनको एन्युइटी यानी एक लाइफ लॉन्ग पेंशन दिया जाएगा। तो जितना कंट्रीब्यूशन, अभी मैं केवल सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आपने 2004 के बाद जो आपने कहा कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसकी शुरुआत की, तो उसमें सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है क्या उसको मैच करना कर्मचारी के लिए ज़रूरी है? और अगर कर्मचारी चाहता है कि वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे अपने पेंशन कॉर्पस के लिए, तो क्या उसकी व्यवस्था है? अजय जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ मैच करने से ही काफ़ी हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं वो अपने तरफ से अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन अगर जो 10% है उसको बढ़ा के वो दे भी सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये हो सकता है कि 10% से ज़्यादा वो दे, उसमें उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली उनका रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट सोल्यूशन है, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का एक जरिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी वो चाहते हैं तो उससे ज़्यादा भी जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट 10%, उससे ज़्यादा भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब एनपीएस के एक तरह से देखें तो देश में 2 तरह के सब्सक्राइबर हुए। एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और आपने एक चीज़ ये भी कही कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी मैच करना शुरू किया केंद्र सरकार के साथ में। मुझे लगता है कि जो पीएसयूज़ हैं वो भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस तरह की जो स्कीम है उस पर काम कर रहे होंगे। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब सरकारी कर्मचारी और जो कि सरकारी सेवा में नहीं है, क्या उसके लिए भी नेशनल पेंशन सिस्टम है कि वो जाकर के पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और पेंशन पाने के लिए आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी? हाँ, एक्चुअली 2004 में तो ये शुरू हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ। उसके बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट, 1-2 स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी एनपीएस अपना लिया। स्टेट ऑटोनॉमस बॉडीज़, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ बहुत सारे एनपीएस को अपनाए हैं। और उसके बाद 2009 से हम लोग रिटेल कस्टमर जैसे हम लोग भी आज एनपीएस में ज्वाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, उसमें चूंकि कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, अपने आप से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करके अपना कॉर्पस बना सकते हैं। इसके बाद कॉरपोरेट्स को के लिए भी ये खुला गया है। कॉरपोरेट कभी कभी ऐसा होता है कि कॉरपोरेट खुद अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय भी उसके मैचिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं। कभी कभी कॉरपोरेट अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं लेकिन ये वॉलंटरी कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ कोई एम्प्लॉयर का कमिटमेंट नहीं रहेगा। दोनों तरह से ये चल रहा है। तो आगे जाते हुए अगर हम देखें तो एनपीएस सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम समझना चाहें कि अगर कोई इस ऑप्शन को लेता है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों उसके लिए फ़ायदेमंद है, हम कैसे उसको एनकरेज करें इस एनपीएस सिस्टम को अपनाने के लिए? अभी जैसे पहले ही वेरोज मैडम बताई थी कि आज एक रिटायरमेंट बेनिफिट सबके लिए इम्पोर्टेंट है 2-3 चीज़ के लिए। एक जो देखना पड़ेगा, पहले एक इनफॉर्मल सिस्टम था पोस्ट रिटायरमेंट, वो था अपना जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता था, रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कम्प्लीटली बिखर चुका है।
ये है नहीं, ये इनफॉर्मल सपोर्ट चला गया। तो फॉर्मल सपोर्ट के जरिए एक ही है, वो है कि अपने आप जो है इसके लिए व्यवस्था कीजिए, आज से ही व्यवस्था कीजिए, ताकि जो है रिटायरमेंट के बाद आपके दिन अच्छा गुजर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है, लोग जो नहीं समझते हैं आज कि लॉन्जिविटी, जो लोग इवन रिटायरमेंट के बाद, हमारे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कहते हैं कि 60 साल के बाद इंडिया में ऑन एन एवरेज आज लोग 18 साल तक जी रहे हैं। जी जी। हाँ, ये पहले से काफ़ी मतलब बढ़ गया है, लेकिन लॉन्जिविटी इज़ ऑल्सो ए रिस्क। अगर हमारे पास उस 18-20 साल काटने के लिए उसका कोई फाइनेंशियल संस्थान नहीं है, तो ये बड़ा रिस्क होता है। और तीसरा क्या है, मेडिकल साइंसेस बहुत इम्प्रूव हुआ है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है, जिसके ऊपर लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हम अपने सर उठा के जी सकते हैं। इसके लिए पहले से ही अपना जो है व्यवस्था करना चाहिए और एक रिटायरमेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, जिसके लिए आई फील कि एनपीएस का कोई भी कॉम्पिटिटर आज नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वर्ल्ड ओवर हम लोग ने IOPS मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंशन सुपरवाइजर्स के साथ चेक किए हैं, शायद ये वर्ल्ड में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पेंशन स्कीम है। और जो चीज़ सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है उसका बेनिफिट अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होता है कस्टमर जो है उसके लिए। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। और जो आपने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती पेंशन स्कीम है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए भी इसको ऑप्ट करना, इसमें निवेश करना, उसको हम समझेंगे और क्या कुछ ऑप्शन है, और ये जो पैसा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, और जिसका रेगुलेशन खुद ये PFRDA करती है, जिसके चेयरमैन आज हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइए, इसके और भी इम्प्लीकेशंस हैं और भी फायदे हैं, समझेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम। बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। अगर नहीं तो एनपीएस में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन सुनिश्चित कराएं। इस स्कीम में 18 से 65 साल का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए शामिल हो सकता है। एनपीएस में निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत 50,000 रुपए का विशिष्ट कर छूट प्राप्त किया जा सकता है, जो कि धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाले 1.5 लाख के कर छूट के अतिरिक्त है। अभी रजिस्टर करने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें या PFRDA कॉल सेंटर 1800-110-708 पर कॉल करें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम, और हम बात कर रहे हैं कि पेंशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है और उसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। और आपके लिए किसी नौकरी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी अपनी दुकान है, आप खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भी करते हो, अगर आप अपने रोज की जमा पूंजी से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना चाहते हैं और अलग रखना शुरू करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो जब 60 के बाद, जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया कि आपको 18, 20, 25, 30 सालों तक अगर जीना पड़े, तो उसके लिए आपको किसी के लिए फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। चेयरमैन साहब, अब हम समझना चाहते हैं कि ये जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि लोगों के पास केवल एक बैंक अकाउंट होता है। तो ये क्या अलग तरह का अकाउंट है जिसे आप कह रहे हैं? हाँ, ये एक अलग तरह का अकाउंट है। अगर आप एनपीएस का अकाउंट खोलेंगे तो हम एक तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग प्रैन कहते हैं, जी जी, एक यूनिक प्रैन होता है। सारे कस्टमर के लिए एक एक यूनिक प्रैन नंबर देंगे और ये प्रैन नंबर के अगेंस्ट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बात रही कि कितना कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कुछ भी अमाउंट जो ऑफ कोर्स आपको आपका इनकम जस्टिफाई करता है, उस हिसाब से आप कुछ भी अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। लेकिन इधर दुख की बात यही है, लोग इसको समझते हैं कि ये टैक्स सेविंग्स का एक उपाय है। तो ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि कभी कभी टैक्स बचाने के लिए सिर्फ 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके और उसके बाद वो सोचते हैं कि टैक्स बचा लिया, मेरा काम हो गया। लेकिन अगर आपको रियली आपके रिटायरमेंट के लिए सोचना है तो हमारा ये सलाह रहेगा, आप जितना हो सके आप दीजिए,
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्कीम है। एक बार आपने 1 लाख रुपया दे दिया, मतलब ये नहीं कि हर साल आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, जितना चाहें आप उतना और कम से कम 1000 रुपया देने से ये अकाउंट चलता रहता है साल में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज सारे कुछ इस स्कीम में है। ठीक है, अब मुंबई चलते हैं। हमारे जो डिलाइट के टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपने टैक्स की बात की इसलिए उनको भी शामिल कर लेते हैं। टैक्सेशन का जो फ़ायदा है वो किस तरह से मिलता है, अगर आप थोड़ा सा समझा पाएँ एनपीएस के तहत, और क्यों ज़रूरी है लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करना जल्दी, अगर एनपीएस की बात करें तो? टैक्स अगर आप देखेंगे तो अगर आप हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत बेनिफिट्स दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करने पर भी आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है। तो एक तो होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, बट उसका पूरा डिडक्शन मिलता है इन ATCCD। तो जबकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता है, जो टैक्सेबल होता है उसका पूरा डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट आपको 1,50,000 के एग्रीगेट लिमिट के अंदर मिलता है। उसके ऊपर अगर आपने वो एग्जॉस्ट कर लिया लिमिट 1,50,000 के, तो उसके ऊपर 50,000 का एक्सक्लूसिवली फॉर एनपीएस वो बेनिफिट है। तो अगर आप से साल में 1.5 लाख करते हैं प्लस 50,000 करते हैं, 2 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है एनपीएस के अंदर। क्या एनपीएस में कुछ मुझे एडेड एडवांटेज है जिससे मैं ज़्यादा रिटर्न पा सकता हूं और ज़्यादा मेरे पैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएंगे? अगर आप थोड़ा सा इसके फ़ायदे पर प्रकाश डालें दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसके साथ कंपेयर करते हुए। अगर आप देखेंगे ATC में बेनिफिट्स जो है वो है प्रोविडेंट फंड के लिए। आप जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं वो ATC के अंदर तहत मिलता है बेनिफिट। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, वो सारे जो बेनिफिट्स है आपको ATC में मिलता है। उसका एग्रीगेट लिमिट है 1,50,000। मगर अगर आप NPS में एडिशनल करते हैं 50,000 उसके ऊपर से, तो वो 50,000 के लिए आपको बेनिफिट मिलता है एडिशनली। और अगर आप देखोगे आप 34% टैक्स ब्रैकेट में अगर होंगे तो आप 34% ऑफ 50,000 17,000 रुपया आपको इमीडिएट टैक्स बेनिफिट मिलता है। और वो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर रिटर्न्स अलग से है। अगर आप रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, मिस्टर बंदोपाध्याय विल ऑफ कोर्स स्पीक उसके ऊपर, बट अभी एवरेज रिटर्न्स जो मिल रहे हैं PPF एंड PF में वो अराउंड 7.5% 8% है। जबकि आप NPS के रिटर्न्स देखोगे तो अराउंड 10% रिटर्न्स मिल रहे। तो आपको जो रिटर्न्स NPS के मिल रहे वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू PPF एंड PF। अगर आप कॉस्ट देखेंगे, आपका कॉस्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो अराउंड 2% तो आपका कॉस्ट लेता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होते हैं। बट अगर कॉस्ट आप अगर NPS के देखोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। सो अगर आप देखो कॉस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अभी NPS इज मच बेटर देन अदर सिक्योरिटीज। चलिए, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जो कॉस्ट है और रिटर्न दोनों के ही लिहाज से ये जो NPS है वो बेटर है। और इसलिए जिस तरह से बंदोपाध्याय साहब ने कहा कि आपको केवल 50,000 रुपये जो टैक्स बेनिफिट है केवल उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बड़ा कॉर्पस बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा NPS में डालें। सर, लेकिन ये जो NPS है उसको उसका रेगुलेशन आप लोग क्या करते हैं? आप किसको रेगुलेट करते हैं? और वो जो पैसा है उसको मैनेज कौन करता है? और ये जो रिटर्न बता रही हैं हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो कहाँ से जनरेट होता है? हाँ, अभी जो हमारा रेगुलेशन का पार्ट आपने जो पूछा, हम बहुत सारे एंटिटी को इसमें शामिल किए हैं और हर एक एंटिटी वो अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जैसे आप रिटर्न के बारे में पूछें, हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, हम लोग उनको लाइसेंस देते हैं। आज जैसे हमारे पास 7 ऐसे पेंशन फंड मैनेजर काम कर रहे हैं और उनके जो है उनके पास जो पैसा जाता है हम लोग भेजते हैं। पैसा कैसे जाता है? पैसा ऐसे जाता है कि हमने पर्टिकुलर सपोज एक पेंशन फंड को चूज़ किया है, पैसा उनके पास ही जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा फंड में, इक्विटी फंड में कितना डालेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में कितना डालेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में कितना डालेंगे। उस हिसाब से वो पैसा जाएगा और उस हिसाब से ही वो पैसा वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का भी गाइडलाइन है और उस हिसाब से वहाँ से रिटर्न जनरेट होता है। और ये एकदम म्यूचुअल फंड जैसे उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हर दिन के एंड में हर एक एसेट का वैल्यूएशन निकाला जाता है और हर कस्टमर को बोला जाता है कि आपके पास आज के दिन ख़त्म होने तक इतना यूनिट है और पर यूनिट का वैल्यू इतना है। तो कोई भी कस्टमर अपना यूनिट वैल्यू देख सकते हैं और वो
उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई काल से हमारा फंड कितना ग्रोथ हुआ। तो इस हिसाब से होता रहता है। जैसे आपके सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, इसके पास जो है कस्टमर डेटा रहता है। फंड मैनेजर फंड मैनेज करेंगे लेकिन उसके पास कस्टमर का डेटा नहीं जाएगा। कस्टमर डेटा, कस्टमर अकाउंट पूरा मैनेज होगा CRA के तहत। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, वो कस्टमर को लेके आएंगे। तो हर इंटरमीडिएट को, ऐसे 6-7 इंटरमीडिएरी है जो अपना अपना काम करता रहता है। इसको कहते हैं हम लोग अनबंडल्ड स्ट्रक्चर। और इस हिसाब से फ़ायदा एक है कि हर एक इंटरमीडिएट के पास एक एक काम है, उसको रेगुलेट करना भी आसान है। और दूसरा है इसके जरिए जो है कॉस्ट हम लोग बहुत कम रख पाए हैं। कॉस्ट काफ़ी कम रख पाए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं होता है इस तरह से। हाँ। वो जो रेगुलेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जो फंड मैनेजमेंट कंपनियां हैं, वो क्या इस पैसे को आप चाहें तो शेयर मार्केट में लगा सकती हैं, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट डेट में लगा सकती हैं, और आप चाहें तो मिक्स लगा सकती हैं, आपने ये कहा? हाँ, एक्चुअली ये कस्टमर का चॉइस होता है, सब्सक्राइबर का चॉइस होता है। अगर सब्सक्राइबर चाहेंगे, अगर वो एज कम है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। कुछ कस्टमर चाहते हैं कि हम ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तो हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का चॉइस 75% तक रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं रिटेल कस्टमर का बात कर रहा हूँ। ये लेकिन गवर्नमेंट कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट का जो है पैटर्न हम लोग को बता दिया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक इक्विटी में दिया जा सकता है, बाकी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट डेट में रहेगा। अप्रैल 19 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पैटर्न को थोड़ा रिलैक्स किया और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अगर वो चाहें तो 50% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करने का इजाज़त दिया है। लेकिन हमारा आंकड़ा जो कहता है बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। ज़्यादातर लोग वो जो 15% इक्विटी उसी को वहीं तक उनका इक्विटी एक्सपोजर सीमित रखा है। सर, मैं एक छोटा सा और ब्रेक लेता हूं और उसके बाद जो रिटर्न की बात है, अब मैं समझूंगा आपसे कि अलग अलग क्लास में कितना रिटर्न है। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या आपने अपने बुढ़ापे को सुरक्षित किया है? अगर नहीं तो एनपीएस में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन सुनिश्चित कराएं। इस स्कीम में 18 से 65 साल का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए शामिल हो सकता है। एनपीएस में निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD 1B के अंतर्गत 50,000 रुपए का विशिष्ट कर छूट प्राप्त किया जा सकता है, जो कि धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाले 1.5 लाख के कर छूट के अतिरिक्त है। अभी रजिस्टर करने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें या PFRDA कॉल सेंटर 1800-110-708 पर कॉल करें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम। हम बात कर रहे हैं कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। मुंबई से मिस बहरोज, जो कि डेलॉयट के टैक्स एक्सपर्ट और पार्टनर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिस बहरोज, अगर हम आपसे समझना चाहें कि जब हम पैसा मान लीजिए लगा देते हैं, हमारा एक कॉर्पस बन जाता है, तो 60 साल के बाद हमें क्या करना होगा पेंशन पाने के लिए? अगर मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए जमा किया है और उससे पेंशन कैसे पा सकते हैं, कितना पेंशन मिलेगा? थोड़ा सा अगर आप फिगर्स हमें बता पाएँ प्लीज़। तो अगर आप देखेंगे ऑन मैच्योरिटी, अगर 60 इयर्स पे रिटायरमेंट पे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो टैक्स में 60% जो मिलेगा वो टैक्स फ्री है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है। 40% कंपल्सरीली आपको एक एन्युटी पॉलिसी लेना पड़ेगा, और जो एन्युटी पॉलिसी आप ले रहे हैं 40%, उसमें से जो भी एन्युटी आपको मिलेंगे वो एन्युटी विल बी फुल्ली टैक्सेबल। 60% जो आपको मिल रहा है आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको 100% जो पूरा मिल रहा है इट्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल। और अगर डेथ हो जाता है उसके पहले ही, तो दैट ऑन डेथ ऑल्सो द अमाउंट जो भी मिलता है वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, तो अगर हम ये जो पेंशन है जो आपको 60 साल के बाद मिलेगी, वो क्या लाइफ लॉन्ग मिलेगी? और जो पहले सिस्टम ये था कि आपके डेथ के बाद आपके फैमिली को भी पेंशन मिलती रहेगी, तो क्या ये व्यवस्था है एनपीएस में?
अगर आप देखेंगे एन्युटी पॉलिसीज जो लेनी होती है 40% जो आपको मिलता है उसमें से आपको एक एन्युटी पॉलिसी लेनी होती है और 7 तरह के एन्युटी पॉलिसीज है प्रेजेंटली। अलग अलग किस्म के एन्युटी पॉलिसीज है जिसमें डिपेंडिंग के क्या आपको चाहिए। एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, तो जैसे आप ले रहे हो एन्युटी पॉलिसी वो आपके डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिलता है, या तो आप उसके ऊपर विदाउट रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है जिसके ऊपर एन्युटी आपको लाइफ लॉन्ग मिलती है। सो जैसे एन्युटी पॉलिसीज आप लेंगे वैसे आपको एन्युटी मिलेगी, बट टिल द पर्सन डाइज ही कैन गेट एन्युटी। चलिए, अब मतलब बात है जी, अब हम थोड़ा सा रिटर्न समझने की कोशिश करते हैं। आपने जो अलग अलग क्लास बताई, क्या उसमें अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं और लोगों को किस ऑप्शन में जाना चाहिए? अगर हम नॉर्मली देखें, कोई यंग है, चाहता है कि हम प्लान करें अपने पेंशन के लिए। जो यंग हैं उनके लिए तो हमारा जो सजेशन रहेगा कि थोड़ा अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यंग होने से ही उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनके फैमिली सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो हमारा सजेशन रहेगा कि भाई आप थोड़ा ज़्यादा इक्विटी में डालिए, क्योंकि अभी 12 साल का हमारा इक्विटी रिटर्न का जो ट्रैक रिकॉर्ड है लेटेस्ट जो हमने 18 फरवरी को निकाला था, उसमें देखा कि 12 साल में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इक्विटी फंड में वो 12.6% है। जबकि डेट फंड्स में अगर वो प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेते हैं तो करीब 9.7% है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 10% के आसपास है। तो अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन आपने जैसे पूछा कि अगर उनके उम्र कम हो तो हम उनको बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा इक्विटी में ज़्यादा डालिए, क्योंकि ये भी आपके ऑप्शन हैं। अगर आज आपने 50% इक्विटी में डाला और आप देख रहे हो कि इक्विटी फंड आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि डेट फंड आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब कभी भी अपने ऑप्शन चेंज करके ये एलोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप प्रोडक्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट अपने में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप फंड मैनेजर को भी अगर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो। प्रोडक्ट में अगर आप जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं वो साल में 2 बार आप शिफ्ट कर सकते हैं, और फंड मैनेजर को आप साल में 1 बार शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और वेरी सीमलेस एंड स्मूथ प्रोसेस। आप अपने इवन ऑनलाइन सिस्टम से भी आप जाके इसको चेंज करा सकते हैं। तो ये कैसे, जो आपने ऑनलाइन की बात की, तो ये कैसे अकाउंट खोलना, उसको ट्रैक करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब क्या हम आसानी से कर सकते हैं? और जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग क्या आसानी से एनपीएस को कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि आज जो है स्मार्टफोन सबके पास है, और स्मार्टफोन के जरिए जो है आप अगर एनपीएस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ये iOS एंड्रॉयड दोनों में ही अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप देखिएगा आप ना केवल अकाउंट खोल सकते हैं, उसके साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप आपके ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और रेगुलर जो है आप अपने फंड को ट्रैक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। ओके, मिस बहरोज, मेरा आपसे अंतिम सवाल इस कार्यक्रम में, जो दूसरे पेंशन प्रोडक्ट्स हैं बाज़ार में और एनपीएस, उनको आप कैसे कंपेयर करती हैं? और क्या एनपीएस वाकई एक आम आदमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप दूसरे पेंशन प्रोडक्ट्स देखेंगे, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही थी, आई वर्क फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक काम किया, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वो पेंशन अकाउंट में। मगर उसके अंदर अगर आप देखोगे उस पेंशन फंड में रिक्वायरमेंट था कि 10 साल तक आपको काम करना चाहिए, उसके बाद ही यू विल बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग पेंशन ऑन रिटायरमेंट। सो आई लॉस्ट माई कॉन्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लैप्स हो गया, मुझे नहीं मिला। अगर आप एनपीएस देखोगे उसके कंपैरिजन में, एनपीएस वेरी क्लियरली सेज दैट इट इज एन अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के साथ चलता है। सो इवन व्हेन आई मूव एम्प्लॉयमेंट, जबकि मैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रही हूँ, या मैं ऑफिस करती नहीं, मैंने ब्रेक ले लिया, काम नहीं कर रही हूँ, या अपना खुद का काम कर रही हूँ, मैं अकाउंट मेरे साथ रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इट डजंट लैप्स, और वो कंटिन्यू होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनपीएस के लिए, एंड वो कहीं और दूसरे पेंशन अकाउंट्स में वो नहीं मिलता है। चलिए मिस बहरोज, बहुत धन्यवाद मुंबई से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए ख़ास तौर पर। और बंदोपाध्याय जी, चलते चलते पीएफआरडीओ को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, नए ज़माने के साथ जोड़ने के लिए आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? अगर आप बता पाएँ कि अभी आप कितना एसेट मैनेज कर पा रहे हैं? अभी जो है कि हमारा टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM कहते हैं हम लोग, 31 जनवरी तक 5,64,000 करोड़ के आसपास था, जो कि
मार्च 20 एंड में 4,17,000 करोड़ है और देखेंगे तो इसमें करीब करीब 35% से भी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इसके दौरान। अब जानते हैं लास्ट ईयर कोरोना के चलते कितना चैलेंजिंग था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आए, कंट्रीब्यूट किए, हमारे फंड मैनेजर्स भी अच्छा फंड मैनेजमेंट किए तो कि जाके इसको जो है 35% ग्रोथ तक पहुंचा दिए हैं अभी तक। तो और बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स इंक्लूडिंग ENPS हम लोग ने चालू किया है जिसके ज़रिए लोग अपने घर में बैठ के, आज किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, बैंक ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के आप NPS का अकाउंट खोल सकते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट आप पेंशन का सुविधा ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो ये पूरा का पूरा NPS सिस्टम है और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर लोग पेंशन सिस्टम को अभी तक नहीं अपना पाए हैं, इस कार्यक्रम के ज़रिए भी लोग ज़रूर इसके प्रति आकर्षित होंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।